हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी बच्चों जानते हो कि बोर्ड परीक्षाओं की जो टाइम टेबल सीट है वो जारी हो गई है, तो उसको देखते हुए आप सबको ज्ञात है कि हमारी परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। तो परीक्षाओं को देखते हुए हम लोग अपने अनसॉल्व्ड सेट को और तेज़ी से बढ़ाना शुरू करेंगे, तेज़ी से पढ़ना शुरू करेंगे, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी जितने ज़्यादा सेट हो सकें उनको कवर करें। तो इसी सीरीज में आज हम लोग 2022 का सेट 2 पढ़ेंगे। सेट 2 के अंतर्गत जो उसका खंड सेक्शन हमारा रसायन विज्ञान का खंड खा है उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग आज 2022 का सेट 2 पढ़ते हैं और उसका रसायन विज्ञान सेक्शन। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कह रहा है कि प्रोपेनाल है। तो प्रोपेनाल को बच्चों हम लोग दो चीज़ों में समझते हैं, प्रोप में समझते हैं, एन, प्रोप, एन और आल, ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है बेटा प्रोपेनाल। तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन, यानी कार्बन कितने होने चाहिए 3। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ऑल का मतलब OH। अब हम लोग बात करते हैं प्रोपेन की कि प्रोपेन हमारा क्या होता है। तो प्रोपेन की बच्चों बात करेंगे तो उनका सूत्र होता है CnH2n+2। इस आधार पे अगर हम लोग n बराबर 3 रखेंगे, क्योंकि 3 है तो हमारा सूत्र आएगा C3 और 3 दूनी 6 2 8, C3H8 आएगा और OH का मतलब बच्चों 8। अब C3H8 में हम लोग जब एक हाइड्रोजन कम करेंगे तभी हम लोग OH जोड़ पाएंगे, तो हमारा सूत्र आएगा C3H7OH। तो बच्चों हमारा प्रोपेनाल का सूत्र क्या आया C3H7OH। अगर ऐसा हमारा विकल्प दिया गया तो उसका हम लोग चयन करेंगे। पहला वाला हमारा नहीं है। दूसरे में बच्चों दिया गया है C3H7OH, यानी प्रोपेनाल का सही सूत्र क्या हो गया C3H7OH। तो इस तरह से हम लोग इन सूत्रों की सहायता से सही सूत्र ज्ञात करेंगे, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हम लोग अपने अंदाज से उसमें टिक करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा नहीं बच्चों, उससे हमारा क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव गलत हो जाता है। हमें प्रोसेस से उसको सही चेक करना है। अगर हमें सीरीज़ दी होती तो पहचानने में दिक्कत नहीं होती, चूँकि और सूत्र दिया गया है तो पहचानने में थोड़ी दिक्कत होगी। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनती है। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस कब बनती है, यानी कौन ऐसा है जो अपक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो बच्चों आपको बता दें कि जो लोहा है ये तो अपक्रिया ऐसा करता नहीं है, कॉपर भी नहीं करता है, कार्बन करेगा नहीं, तो कौन बचता बच्चों सोडियम। अब हम लोग इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। सोडियम की अपक्रिया किससे कराएंगे, ठंडे जल यानी H2O से। अब जल बच्चों हमारा टूटता है HOH में, तो ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है। हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए, उसका सूत्र होता है H2। तो हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए 2, तो इसको दोगुना कर लेंगे, इसको भी दोगुना कर लेंगे, तो हमारा बनेगा 2 NaOH प्लस H2। तो ठंडे जल से जब सोडियम अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो इस तरह से बच्चों इसका दूसरा विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, सोडियम। अब हमारा जो एक बीच में क्वेश्चन और छूट गया है उसको भी कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग दिया गया है, अधातु है। अधातु इनमें से पोटेशियम हमारी क्या है, धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, सोडियम भी धातु है, तो अंत में बचता है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, ये अधातु यानी नॉन मेटल है। नॉन मेटल में अगर हम लोग आएंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी नॉन मेटल हैं और एक ही फैमिली की हैं 7A17 की। सामूहिक रूप से इन्हें हम लोग हैलोजन कहते हैं। हैलोजन इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सॉल्ट मेकिंग कंपाउंड, सॉल्ट मेकिंग होते हैं, यानी इनसे लवण प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग हैलोजन कहते हैं और इस समुद्री लवण के रूप में ये हम लोगों को प्राप्त होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव के साथ साथ बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग दिया गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कभी कभी रासायनिक सूत्र और उसका नाम पूछा जाता है। तो इस वाले टॉपिक, इस वाले जो हमारा सेट है, इस सेट में प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि एवं उपयोग पूछा गया है। तो सबसे पहले बात आती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र होता है CaSO4 × 1/2 H2O। ये हमारा प्लास्टर ऑफ
पेरिस है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ये हमारा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, इसको हम लोग बच्चों पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका नाम बच्चों है कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, और ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर H2O की संख्या 1 है तो मोनो पढ़ेंगे, 2 होगी तो डाई, 3 होगी तो ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, इस तरह से पढ़ते हैं। तो बच्चों कैल्शियम सल्फेट का सबसे पहले हम लोगों ने क्या चेक किया कि उसका सूत्र क्या है और उसका रासायनिक नाम क्या है। अब हम लोग ये देखेंगे कि कैल्शियम सल्फेट हम लोग बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये समझ लो कि कैल्शियम सल्फेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, जिप्सम चाहिए। जिप्सम से क्या बनाते हैं हम लोग हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमें जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना होता है। तो सबसे पहले हमें जिप्सम का सूत्र पता हो और प्लास्टर ऑफ पेरिस का पता हो, क्योंकि हम रिएक्शन तभी कर सकते हैं जब हमें जो दिया गया है उसका और जो बनाना है उसका दोनों का सूत्र आता हो। अगर सूत्र नहीं आ रहे हैं तो फिर केमिकल रिएक्शन करना इतना आसान नहीं होता है। तो आइए चलते हैं, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जिप्सम का सूत्र लिखते हैं। बच्चों जो जिप्सम का सूत्र होता है वो होता है 2CaSO4 इंटू H2O। ये क्या है, जिप्सम है। जिप्सम को कुछ नहीं करना है, केवल जिप्सम को गर्म करना है। क्या करेंगे बच्चों, हम लोग गर्म कर देंगे। जिप्सम को हम लोग गर्म करेंगे, कितना टेम्परेचर देंगे, 120 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। फिर एक बार सुनो, क्या करोगे, जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ये इसकी रिएक्शन है। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन बच्चों आता है। अब जिप्सम के सूत्र में 2H2O पहले से लगा होता है। क्या करेंगे बच्चों, H2O की संख्या कितनी होगी, 2 दूनी 4। अब गर्म कर रहे हैं तो बनेगा CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। H2O कितना यूज हुआ, 1, तो बचेंगे कितने बच्चों, 3 H2O। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कुछ किताबों में इस रिएक्शन को अलग तरीके से दिया गया होगा, वहाँ लिखा होगा 2CaSO4 इंटू 2H2O, इस तरह से। अगर बच्चों हम लोग इसको सीधे सीधे गर्म कर दें ऐसा ही, तो हम लोगों को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर मिलेगा CaSO4 इंटू 1/2 H2O और प्लस 3 H2O। 1/2 का मतलब बच्चों ये है कि जब इस 2 का इसके साथ गुणा करेंगे तो 2/2 कट जाएंगे, हमारा यही बचेगा। समझ पा रहे हैं बच्चों, जैसे इस 2 का गुणा हम लोग अंदर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, CaSO4, ये तो 2 हो गया, इंटू 2/2 H2O, तो ये कट गया, कितना आया, 1। तो चाहे आप इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, दोनों तरीके से ये लिखा जा सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम लोग बनाना चाहें तो जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको उल्टा करके लिख दें तो हमें जिप्सम मिल जाएगा। यानी जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम। बस क्या है कि ये अगर हम लोग पहले लिखेंगे तो ये हमें बाद में मिलेगा, और जब हम लोग इसे पहले लिखेंगे तो ये बाद में मिलेगा। तो दोनों रिएक्शन इसकी कॉमन रहती हैं, चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम पूछा जाए या जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा जाए। अब हम लोग इस सेट का बच्चों अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमें कौन सा दिया गया है, अगला क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि रेडॉक्स अपक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। आपको बच्चों आप बता दें कि इससे पहले जो सेट नंबर फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था, सेट नंबर फर्स्ट में भी रेडॉक्स अपक्रिया की
चर्चा हुई थी उसमें भी रिडक्स अपक्रिया आई थी। इसका मतलब कि जो रिडक्स अपक्रिया है ये हमारी इम्पॉर्टेंट है। क्या दिया गया बच्चों? रिडक्स अपक्रिया। रिडक्स का मतलब बच्चों होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, यानी वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और व अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं रिडक्स अपक्रिया कहलाती है। फिर एक बात समझ लो, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं रिडक्स अपक्रिया कहलाती है। यदि किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, और यदि परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो उसका अपचयन होता है। जैसे बच्चों यहाँ हमें Li दिया गया है, Li से हम लोगों ने Li पॉजिटिव बनाया। परमाणु उदासीन है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 0। यहाँ हो रही +1, 0 से +1 हो रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। दूसरे बच्चों Cu डबल पॉजिटिव दिया गया, इधर हम लोगों ने लिखा Cu पॉजिटिव। यहाँ 2 प्लस है, यहाँ +1 है, यानी ऑक्सीकरण संख्या में -1 की कमी हो रही है। इसका मतलब बच्चों इसका क्या हो रहा है? अपचयन। तो ये इसकी पहचान है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही हो तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही हो तो अपचयन। अब हमें लिखना है रिडक्स अपक्रिया, तो मैं डिफिनीशन क्या लिखोगे कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं रिडक्स अपक्रिया कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल बच्चों हम दे रहे हैं। HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड है बच्चों, ये SnCl2 स्टेनस क्लोराइड, तो बनता है HgCl प्लस SnCl4। इसको दोगुना कर लेंगे, इनके नाम हम लोग लिख दें बच्चों। ये है मर्क्यूरी क्लोराइड है, ये है स्टेनस क्लोराइड, और ये है मर्क्यूरस क्लोराइड, और ये है स्टेनिक क्लोराइड। अब इसमें पहचानें कैसे कि दोनों क्रियाएं हो रही हैं, उसके लिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ 2 लिखा है, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2, यहाँ 2 है तो इसकी भी 2, यहाँ सिंगल दिया गया यानी 1, यहाँ 4 लिखा है यानी 4। इन सभी की संख्या देखो 1-1 दी गई है, इसके मतलब सभी Cl जितने दिए गए हैं सभी Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1, क्योंकि बाद में दिया गया है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 से 1 हो रही है, 2 से 1, तो ऑक्सीकरण संख्या में +1 इकाई की कमी हो रही है। मैंने आपसे अभी बताया यदि ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही हो तो उसका क्या होता है? अपचयन। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे अपचयन। दूसरी ओर यहाँ बच्चों देखो 2 से कितना हो रहा है? 4, यानी ऑक्सीकरण संख्या में +2 इकाई की वृद्धि। यदि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही तो क्या इसका होगा? ऑक्सीकरण। अब आप चेक करो बेटा, इसमें अपचयन भी हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है। इसके मतलब जो ये रासायनिक क्रिया लिखी गई है ये कौन सी क्रिया है? रिडक्स क्रिया। तो आप समझ गए कि रिडक्स क्रिया क्या होती है कि यानी वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हो, ऐसी क्रिया को हम लोग रिडक्स क्रिया कहते हैं। अब बच्चों हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 6 का गा। 6 के गा में बच्चों हम लोगों से पूछा गया है कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या होता है। ये भी बच्चों पहले सेट में हो चुका है, मेंडलीव का आवर्त नियम। तो बच्चों आपको सुना दें, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या होता है बच्चों? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं।
ये किसने दिया था? मेंडलीव ने। मेंडलीव का आवर्त नियम है। फिर बच्चों पूछा गया 2 विशेषताएं लिखो। तो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा गया। मैंने क्या बताया कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, नंबर 1 विशेषता। नंबर 2, मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को कोई स्थान नहीं दिया गया। नंबर 3 विशेषता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में संक्रमण धातुओं को और साधारण धातुओं को एक साथ स्थान दिया गया। नंबर 4 ये है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु भार को ही तत्वों का मूल आधार माना गया और उसके आधार पर तत्वों को रखा गया। फिर भी तत्व कुछ ऐसे हैं जिनको मूल स्थान प्राप्त नहीं है। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी के कुछ विशेषता। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो बचते हैं उन्हें हम लोग इसके दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक और 7 का कंप्लीट कर लिया है। ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। सेक्शन सी में जब इसके बाद जो दूसरे पार्ट में है उसके आगे करेंगे। और मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको टॉपिक अगर समझ में आए तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों को ये भेज भी सकते हैं ताकि सभी तक अधिक से अधिक संख्या में ये जानकारी पहुँचे। एक बार बच्चों सभी आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।